एक हाथ अरब पहले केवल रेगिस्तान और ऊंटों की दुनिया तक सीमित थे, लेकिन अब उनमें जोश था, विश्वास था और सबसे बड़ी बात फतेह विजय की प्यास थी। उमैयद खलीफा दमिश्क में बैठकर पूरी दुनिया पर नजर गड़ाए था। पश्चिम में उनकी सेनाएं स्पेन तक पहुंच चुकी थी, उत्तर में वे मध्य एशिया पर छा गए थे, पूर्व में उनकी आंखें भारत तक जा पहुंची थी। भारत तब संपन्न था, सोना, मसाले, रेशमी वस्त्र और मंदिरों में भरी संपत्ति। अरबों के लिए भारत सिर्फ एक देश नहीं था, सोना, मसाले, रेशमी वस्त्र और मंदिरों में भरी संपत्ति। अरबों के लिए भारत सिर्फ एक देश नहीं था, बल्कि दौलत और व्यापार का खजाना था। स्ट्रॉन्ग ताइफ में एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया मोहम्मद बिन कासिम। वह थकफी कबीले से था, एक बहादुर और जुझारू कबीला था। बचपन से ही उसका स्वभाव अलग था। अन्य बच्चे खेलते तो वह असली धनुष चला लेता। बचपन से ही उसकी आंखों में एक सैनिक की चमक दिखती थी। उसका भाग्य और तेज हुआ क्योंकि उसका चाचा था हज्जाज बिन यूसुफ। हज्जाज अरब साम्राज्य का सबसे ताकतवर गवर्नर था। उसका प्रभाव इतना था कि उसकी बात खलीफा भी मानता था। हज्जाज ने अपने भतीजे को देखा और कहा, यह लड़का साधारण नहीं है, यह हमारी फौज का सरदार बनेगा। H2 के बाद सिंध से पहला टकराव। समुद्र के रास्ते अरब व्यापारी भारत, श्रीलंका और चीन तक आते जाते थे। एक दिन श्रीलंका से एक जहाज अरब देशों के लिए निकला। उस जहाज में अनमोल उपहार, सोना, मसाले और कुछ औरतें भी बच्चे थे। जब जहाज सिंध के तट के पास पहुंचा तो समुद्री डाकुओं ने हमला कर दिया। जहाज लूट लिया गया। बंदी औरतों और बच्चों की चीखें अरब तक पहुंची। हज्जाज बिन यूसुफ ने सिंध के शासक राजा दाहर को संदेश भेजा, हमारे लोगों को छोड़ दो। लेकिन दाहर ने कहा, वे मेरे अधिकार में नहीं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। यह जवाब आग में घी डालने जैसा था। हज्जाज ने खलीफा से कहा, दाहर ने हमारा अपमान किया है, अब हमें सिंध जीतना होगा। वस्ता खलीफा ने अनुमति दे दी और हज्जाज ने अपने सबसे भरोसेमंद योद्धा को चुना, मोहम्मद बिन कासिम। उस समय उसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। अब तक हमने देखा कि कैसे अरब साम्राज्य बढ़ा, कासिम का जन्म हुआ और सिंध पर आक्रमण की पृष्ठभूमि बनी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मोहम्मद बिन कासिम की संपूर्ण कहानी। अध्याय 4, आक्रमण की तैयारी। हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया। उसके सामने खड़े थे 17 साल का नौजवान सेनापति। हज्जाज ने कहा, ओ कासिम, सिंध में हमारा अपमान किया है, समुद्री डाकुओं ने हमारे व्यापारी लूटे, दाहर ने हमारी बात टाल दी। अब समय आ गया है कि तुम वहां जाकर इस्लाम का झंडा गाड़ो। कासिम की आंखों में चमक थी। उसने कहा, चाचा, मैं अपने प्राणों से भी बढ़कर आपके आदेश का पालन करूंगा। फिर शुरू हुई युद्ध की तैयारी। 6000 सैनिक, 600 ऊंट, 3000 घोड़े, अरब जहाजों का बेड़ा, विशाल मंगोनेल, पत्थर फेंकने की तोप जैसी मशीन। सबसे बड़ा मंगोनेल था अल उरूज, जिसे विशेष रूप से सिंध के किलों को तोड़ने के लिए बनाया गया था। देवल की ओर यात्रा। सन 761 ईस्वी अरब की धरती से एक विशाल सेना रवाना हुई। मार्ग कठिन था, रेगिस्तान, समुद्र और अनजान जमीनें। अरब जहाज फारस की खाड़ी से होते हुए ओमान, मकरान और फिर सिंध के तट की ओर बढ़े। स्थल सेना भी तट के किनारे किनारे आगे बढ़ रही थी। सिंध के लोग घबराने लगे थे। उन्हें पहली बार इतनी बड़ी विदेशी सेना का सामना करना था। देवल का युद्ध। देवल समुद्र किनारे का एक समृद्ध नगर था। वहां का मंदिर ऊंचा और भव्य था, जिसकी चोटी पर लहराता ध्वज नगर की शान माना जाता था। कासिम की सेना देवल के सामने आ डटी। उसने सबसे पहले अपना विशाल मंगोनेल अल उरूज स्थापित कराया। 3 दिन तक लगातार पत्थरों की बारिश होती रही। देवल के लोग अपने किले में टिके रहे। चौथे दिन एक विशाल पत्थर जाकर मंदिर की ध्वजा से टकराया। ध्वज गिर पड़ा। यह दहलाने वाला दृश्य था। शहरवासी डर गए, उनकी हिम्मत टूट गई। अरब सेना ने हमला बोला। भयंकर लड़ाई के बाद देवल का किला फतेह हुआ। यह मोहम्मद बिन कासिम की पहली बड़ी जीत थी। देवल से उसे भारी लूट मिली और अरबों का मनोबल बढ़ा। अध्याय 8 और 9, राजा दाहर की तैयारी और रावर का निर्णायक युद्ध। कहानी अपने सबसे रोमांचक और निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है। आइए चलते हैं आगे। मोहम्मद बिन कासिम की संपूर्ण कहानी। 1,
अध्याय 8 राजा दाहर की तैयारी। देबल, नेरून और ब्राह्मणाबाद की खबरें सिंध की राजधानी अलोर तक पहुंच चुकी थी। समझ आ गया था कि यह कोई साधारण डाका नहीं है, यह तो पूरी विदेशी सेना का आक्रमण है। राजा दाहर ब्राह्मण शासक था। वह तर्कशील और साहसी था, लेकिन उसकी स्थिति जटिल थी। उसके राज्य में बौद्ध, जैन और हिंदू समुदाय रहते थे। कई स्थानीय शासक पहले ही अरबों के सामने झुक चुके थे, और सबसे बड़ी बात, उसकी प्रजा का एक हिस्सा उससे नाराज था। दाहर ने अपने दरबार में मंत्रियों को बुलाया। सभा में शोर था, राजन, अरब बहुत शक्तिशाली है, लेकिन हमें अपनी भूमि की रक्षा करनी होगी। राजा दाहर ने गंभीर स्वर में कहा, अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। यह युद्ध हमें हर हाल में लड़ना होगा। उसने अपनी सेना को तैयार किया। हाथी जिन पर विशाल मीनारें बनी थी, घुड़सवार और पैदल सैनिक, युद्ध के रथ और अग्निबाण। राजा दाहर ने राजधानी से निकलकर रावर की घाटी में डेरा डाला। यही उसका निर्णायक सामना होने वाला था। रावर का निर्णायक युद्ध। 751 ईस्वी, सिंध की धरती। अरब सेना और सिंध की सेना आमने सामने थी। युद्ध का आरंभ। सुबह की पहली किरण के साथ शंखनाद हुआ। सिंध की सेना हाथियों के साथ आगे बढ़ी। हाथियों की चिंगार से अरब घोड़े डरकर पीछे हटने लगे। कासिम ने तुरंत अपनी रणनीति बदली। उसने सैनिकों को आदेश दिया, हाथियों की आंखों पर तीर चलाओ, उनकी सूंड पर आग फेंको। अरब सैनिकों ने ऐसा ही किया। हाथी पागल होकर भागने लगे और अपने ही सैनिकों को रौंदने लगे। भीषण संघर्ष। राजा दाहर स्वयं युद्ध भूमि में उतरे। वह हाथी पर सवार थे। उनके हाथ में चमचमाती तलवार थी। उनके चारों ओर से तीरों की बौछार हो रही थी, लेकिन वो डटे रहे। अरब सैनिकों को लगा मानो कोई देवता युद्ध कर रहा हो, लेकिन युद्ध की दिशा बदलने लगी। एक अरब योद्धा ने आग से भरा तीर दाहर के हाथी पर छोड़ा। हाथी बेकाबू होकर भागा। राजा दाहर जमीन पर गिर पड़े। तभी कई अरब सैनिक उन पर टूट पड़े। दाहर ने अंतिम सांस तक तलवार चलाई, लेकिन अंततः वे मारे गए। दाहर की मृत्यु के साथ ही सिंध की सेना बिखर गई। उनकी पत्नी और पुत्रियां किले में शरण ले चुकी थीं। अलोर, राजधानी, भी कुछ ही समय बाद अरबों के हाथ में चला गया। युद्ध का परिणाम, अरबों ने सिंध पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद बिन कासिम विजेता बन चुका था। 17 साल का यह युवक अब पूरे सिंध का शासक था। अब तक की कहानी में हमने देखा और रावर का निर्णायक युद्ध, जिसने भारत में अरब सत्ता की नींव रखी। अब कहानी अपने चरम की ओर बढ़ रही है। राजा दाहर की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन कासिम की जीत का असली विस्तार शुरू होता है। मोहम्मद बिन कासिम की संपूर्ण कहानी। अध्याय 10 राजा दाहर के बाद। राजा दाहर के युद्ध भूमि में मारे जाने के बाद भी उसकी रानियां और पुत्रियां हार मानने को तैयार नहीं थी। उसकी पत्नी ने अलोर के किले में शरण ली। उसकी बेटियां सुरैया और प्रिया, कुछ इतिहासकार इन्हें सूर्या और पारमल कहते हैं, को बंदी बना लिया गया। किले की रक्षा करने वाले सैनिकों ने अंतिम क्षण तक संघर्ष किया, लेकिन मोहम्मद बिन कासिम की विशाल सेना और युद्ध कौशल के आगे वे ज्यादा देर टिक नहीं पाए। कुछ ही दिनों में अलोर, राजधानी भी अरबों के हाथ आ गया। अब पूरे सिंध पर अरबों का झंडा लहरा रहा था। अध्याय 11 मुल्तान की विजय। कासिम अब यही नहीं रुका। उसने सेना को उत्तर की ओर बढ़ाया। उसकी अगली मंजिल थी मुल्तान। मुल्तान तब बहुत संपन्न नगर था। वहां का सूर्य मंदिर सोने चांदी से जगमगाता था। कहा जाता है कि मंदिर की दीवारें और गर्भगृह सोने की ईंटों और रत्नजटित मूर्तियों से सजा हुआ था। कासिम की सेना ने मुल्तान पर चढ़ाई कर दी। भयंकर युद्ध के बाद मुल्तान अरबों के कब्जे में आ गया। जब मंदिर पर कब्जा हुआ तो अरब सैनिक चकित रह गए। इतना सोना और संपत्ति उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। कहा जाता है कि अरबों ने मंदिर की छत से सोने की सैकड़ों ईंटें निकाल ली। यही कारण था कि मुल्तान को अरब इतिहासकारों ने नाम दिया सोने का नगर, द सिटी ऑफ गोल्ड। जहां अध्याय 12 कासिम का प्रशासन। अब मोहम्मद बिन कासिम ने खुद को सिर्फ विजेता नहीं बल्कि शासक के रूप में भी साबित करना शुरू किया। उसने कई ब्राह्मणों और बौद्धों को प्रशासन में जगह दी। स्थानीय जमींदारों और किसानों से कहा गया, तुम अपना धर्म मान सकते हो, बस हमें कर देना होगा। मंदिरों और बौद्ध विहारों को खुले रूप से तोड़ा नहीं गया, लेकिन कर लगाया गया।
जो लोग इस्लाम कबूल करना चाहते थे उन्हें कर से छूट दी गई। इससे सिंध की जनता धीरे धीरे शांत हो गई। कुछ ने सोचा कि नया शासक उतना क्रूर नहीं जितना पहले समझा था। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान, ब्राह्मणाबाद और अलोर में किलेबंदी करवाई और अरबी प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। सिंध अब अरब साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। अब तक की कहानी में हमने देखा कि कैसे कासिम ने दाहर के बाद अलोर और मुल्तान जीते और शासन व्यवस्था स्थापित की। अब कहानी अपने अंतिम और सबसे मार्मिक चरण में प्रवेश कर रही है, यानी मोहम्मद बिन कासिम का व्यक्तिगत जीवन और उसकी दुखद मृत्यु। हे मोहम्मद बिन कासिम की संपूर्ण कहानी है। अध्याय 13, विजेता की जिंदगी। सिर्फ 17 वर्ष की आयु, बहुत ही अच्छा। मैं मोहम्मद बिन कासिम ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े सेनापति भी नहीं कर पाए थे। उसने सिंध और मुल्तान जीतकर अरब साम्राज्य की सीमाएं भारत तक पहुंचा दी। उसे सिंध का अमीर घोषित कर दिया गया। अरब व्यापारी और सैनिक उसे नायक मानते थे। लेकिन इस चमकदार जीत के पीछे एक किशोर योद्धा का दिल भी था। इतनी कम उम्र में युद्ध, लूट और राजनीति ने उसे थका दिया था। वो अपने परिवार से दूर था और लगातार विजयों का बोझ उसके कंधों पर था। अध्याय 14, अरब दरबार की राजनीति। दमिश्क, सीरिया में बैठा उमैयद खलीफा अल वलीद कासिम की सफलता से प्रसन्न था, लेकिन समय बदलता गया। कुछ ही वर्षों बाद खलीफा अल वलीद की मृत्यु हुई और उसके स्थान पर सुलेमान बिन अब्दुल मलिक सत्ता में आया। सुलेमान को हज्जाज बिन यूसुफ, कासिम का चाचा और संरक्षक से दुश्मनी थी, और मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ हज्जाज का भतीजा ही नहीं था, बल्कि उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि भी। दरबार की ईर्ष्या और राजनीति ने करवट ली। सुलेमान ने आदेश दिया, मोहम्मद बिन कासिम को तुरंत वापस बुलाया जाए, चाहे आप मिले दुखद अंत। कासिम को बुलाने का आदेश मिला। वह समझ नहीं पाया कि जिसने भारत को अरब साम्राज्य में जोड़ा, उसी को क्यों अपमानित किया जा रहा है। जैसे ही वह अरब लौटा, उसे कैद कर लिया गया। कहा जाता है कि उसे यातनाएं दी गईं और आखिरकार जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि वह सिर्फ 20 वर्ष की आयु में ही मारा गया। यह था एक विजेता का दुखद अंत। जिसने अरबों को भारत का रास्ता दिखाया, वही अपने ही शासकों की राजनीति का शिकार बन गया। मोहम्मद बिन कासिम की कहानी सिर्फ एक आक्रमण की गाथा नहीं है, बल्कि यह है युवा साहस की मिसाल, रणनीति और युद्ध कौशल का उदाहरण, और साथ ही दरबारी राजनीति की क्रूरता का सबूत। उसके आक्रमण से भारत और अरब के बीच संबंधों का नया अध्याय शुरू हुआ। वह पहला व्यक्ति था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप को स्थायी रूप से इस्लामी साम्राज्य से जोड़ा।